हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तरफ से जो जारी किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र, जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए 2025 एग्जामिनेशन के लिए जारी कर दिया गया है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैक बोर्ड की तरफ से जितना भी मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ है उसका सारा सॉल्यूशन आपको इसी चैनल मिशन टू पे करा दिया गया है। आप उसे अवश्य कर लेंगे, इसलिए कर लेंगे मॉडल प्रश्न पत्र जो होता है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न रहने वाला है बच्चों, इसी पैटर्न पे इसी तरीके का रहने वाला है। और कई बार तो आपके जो सवाल रहते हैं इसी मॉडल प्रश्न पत्र से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं। ऑब्जेक्टिव का करा दिए हैं और भी जितने सब्जेक्ट है जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का सॉल्यूशन करा दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर सवाल। आप लोगों को तो पैटर्न पता होगा कि 1 से लेके 30 तक का जो सवाल है बच्चों वो ऑब्जेक्टिव है और 31 से लेके 52 तक है जो आपका सब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, जिसमें 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर जो है बच्चों, जो 31 से लेके 52 तक, इसमें हम आप लोगों को उत्तर बताने वाले हैं, ठीक है, सरल तरीके से। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका 2 नंबर का है और 6 प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि 31 से लेके 38 तक का प्रश्न है। टोटल 8 प्रश्न है, 8 में से आप लोग को सिर्फ का सिर्फ 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है। जो जो आपको अच्छा लगेगा वो उत्तर दे देना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिखा है 31 नंबर सवाल में कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। ठीक है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो देखिए बच्चों, उद्धव की जो व्यवहार की तुलना किया गया था ये कमल के पत्तों से किया गया था। किससे किया गया था? कमल के पत्तों से किया गया था, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते हैं। और दूसरा तुलना जो किया गया था ये जल में पड़ी तेल की बूंद से किया गया था, जो जल में घुलती मिलती नहीं है। उद्धव भी इनके ही समान बताया गया है, वे कृष्ण के संग रह कर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। तो ये उद्धव का जो व्यवहार की तुलना ये कमल के पत्तों से किया गया था और जल में पड़ी तेल की बूंद से किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग इसका दूसरा नंबर सवाल पे। क्या है? उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। ठीक है, तो उत्साह कविता में कवि जो है बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि कहकर एक प्रतीकात्मक संदेश देना चाहता है ना। उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए कहकर एक प्रतीकात्मक संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि समाज में एक क्रांति आए। क्या है? समाज में एक क्रांति आए, एक ऐसा परिवर्तन आए जो पुरानी व्यवस्था को तोड़कर नई व्यवस्था का निर्माण करे। ठीक है, तो उत्साह कविता में जो है कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए इसलिए कह रहा है कि कवि इसमें बताता है, इसमें संदेश देना चाहता है कि वह समाज में एक क्रांति आए, है ना, एक ऐसा परिवर्तन आए जो सारी व्यवस्था को, सारी पुरानी व्यवस्था को तोड़ करके नई व्यवस्था का निर्माण करे। तो इसका भी उत्तर आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि बच्चे की तंदुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? वह बच्चे जब मुस्कुराता चेहरा देखकर पुलकित हो उठता है। ठीक है, वह बच्चे का मुस्कुराता चेहरा देखकर के क्या होता है? पुलकित हो उठता है। उसे बच्चों को देखकर कवि के मन में पितृत्व की भावना जागृत होती है। कवि के मन में बच्चों को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं आती है। ठीक है, तो बच्चे के जो दंतुरित मुस्कान को देख करके कवि के मन में क्या प्रभाव आता है? बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। वो बच्चे की मुस्कुराता चेहरा देख करके पुलकित हो उठता है ना, मतलब गदगद हो जाता है, हम लोग अपने भाषा में बोले तो। उसे बच्चों को देखकर कवि के मन में क्या होता है? पितृत्व की भावना जागृत होती है और कवि के मन में बच्चों को देखकर तरह तरह की थिंकिंग, कल्पनाएं आती है, इमेजिन आते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट सवाल पे। क्या बोला गया कि गिरजा कुमार माथुर तथा अथवा यशपाल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताएं। ठीक है, अथवा बोल दिया है, मतलब कि आपको चाहे गिरजा कुमार का 2 को बताना है, चाहे यशपाल का आपको 2 रचना बताना है। जो कहानी लिखा है या कविता लिखा है, जो भी लिखा है उसका आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे अगर देखें तो हम यहाँ पे दोनों का लिख दिए हैं, आपको जो अच्छा लगेगा वो दोनों का याद कर लीजिएगा। ठीक है, यशपाल का जो है 2 रचना, लखनवी अंदाज
लखनवी अंदाज यशपाल का ही लिखना है, और अप्सरा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, यशपाल का जो है रचना बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 पूछा गया तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद अगर गिरजा कुमार माथुर का देखें तो इसमें छाया मत छूना और मंजीर, ये आप लोगों का इन दोनों, जो छाया मत छूना और मंजीर जो है ये गिरजा कुमार माथुर का ही रचना है, ठीक है। चलिए आगे के सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। तो नेताजी का जो मूर्ति का निर्माण कराया था कस्बे के एक हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर, ठीक है, जो मोतीलाल जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल जो पूछा गया है आपका, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी। तो बाल गोविंद भगत की जो टोपी थी ये कैसी थी, कबीर पंथियों के समान थी, है ना। बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथियों के समान एक कनपट्टी टोपी होती थी, ठीक है, कनपट्टी जैसी होती थी कबीर पंथियों के समान। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक क्या था, 2nd क्लास का टिकट खरीदा था, है ना, ट्रेन में। तो वो क्यों खरीदा था, तो लेखक ने 2nd क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि लेखक का अनुमान था कि 2nd क्लास का डिब्बा खाली होगा, ठीक है, जिससे वे भीड़ से बचकर नई कहानी के विषय में एकांत में वो चिंतन करने के साथ साथ प्राकृतिक दृश्यों की शोभा को भी निहार सकेंगे, ठीक है। लेखक जो है ये 2nd क्लास का टिकट इसलिए खरीदा था कि वो अनुमान था उसको लग रहा था ऐसा कि 2nd क्लास का जो डिब्बा होगा वो खाली होगा, जिससे हमें भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, और जब हम भीड़ भाड़ नहीं मिलेगा तो उससे बचकर हम क्या करेंगे, अपने एक नई कहानी के बारे में हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे, और खिड़की के साइड से हम देख करके क्या करेंगे, प्राकृतिक के दृश्य की शोभा को हम क्या करेंगे, निहारेंगे, ठीक है। तो ये आप इसीलिए ये 2nd क्लास का टिकट खरीदा था। आगे देखिए परिमल क्या है ना। तो परिमल क्या है मेरे बच्चे, तो परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है। ये क्या है, इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी अपनी रचनाएं और एक दूसरे के साथ समक्ष रखते थे। तो याद कर लेंगे कि परिमल जो है एक क्या था, इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था है जिसमें युवा और जो भी प्रसिद्ध जो साहित्य है ना, जो प्रसिद्ध साहित्य है, प्रेमी हैं या रचना जो करते हैं, वो सब क्या करते हैं, उनके जो विचार है एक दूसरे के समक्ष को रखते हैं, एक दूसरे के साथ में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आप देखिए गा नंबर का प्रश्न, ये क्या है, खंड गा है, और यहाँ से आप लोगों का जो टोटल है 8 प्रश्न है, जिसमें इसमें भी से आपको 6 ही प्रश्न को देना है। ऊपर भी आप लोगों को 6 ही प्रश्न देना था, लेकिन हम 8 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बता दिए, है ना, जिसमें आपको 6 ही प्रश्न देना था। यहाँ पे भी आप लोग को 6 प्रश्न देना, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर का रहेगा, 39 से लेकर आपका 46 तक। देखिए क्या है यहाँ पर कि मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है, ठीक है। तो प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, है ना। यहाँ पे इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें, उसकी मर्यादा की रक्षा करें, है ना। मतलब इसमें जो कहा जा रहा है कि प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम जो प्रेम कर रहा है या जो प्रेमिका है, दोनों को प्रेम को निभाना है ना, और वे प्रेम को सच्ची भावना के साथ समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करे। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश जो है उद्धव के द्वारा भेज दिया गया था, जो एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है, ठीक है। यही उल्लंघन का बात यहाँ पर कहा गया है। आगे बढ़ते हम लोग। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है मेरे बच्चा, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस आपके मॉडल पेपर में दिया गया है। अगर आप इससे देखना चाहते तो देख लो, बाकी इसको हम सॉल्यूशन नहीं कराएंगे। आगे देखो, संगतकार के माध्यम से, देखिए हाँ जैक बोर्ड ने थोड़ी बहुत गलती की है, उन्हें जो क्वेश्चन बनाया उनको शायद हो सकता है नहीं पता होगा या ध्यान में नहीं होगा। वैसी कोई बात नहीं है, आपके फाइनल एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस से नहीं रहेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्योंकि फाइनल एग्जाम का जो पेपर बनता है ना, वो बहुत ही ध्यान से बनता है। अगला देखो क्या है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, ठीक है। तो संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। संगतकार के माध्यम से क्या कर रहा है, वो कवि जो है
किसी भी कार्य या कला में जो लगे सहायक कर्मचारी है, मेन कर्मचारी नहीं, सहायक कर्मचारी और कलाकार है, उनकी ओर संकेत कर रहा है। जैसे संगीतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में एक नई जान फूंकता है। मतलब यहाँ पे जो गाता है, जो सिंगर है, उसके साथ में और भी लोग होते हैं साथ में गाने के लिए, है ना। तो वो जो साथ में हैं, जो अलग जो सहायक कर्मचारी हैं, जो कलाकार हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो क्या करता है, मुख्य गायक के साथ सुर में सुर मिला करके उसमें एक नया जान फूंक देता है। ठीक है, मतलब उसमें और उसका अच्छा बना देता है। मुख्य गायक तो है ही अच्छा, है ना, मुख्य गायक तो है ही अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ में जो सहायक जो गीत गाते हैं, जो सहायक कर्मचारी कलाकार होते हैं, वो भी उसके साथ दे करके सुर में सुर मिला करके उसकी गायन को और भी ऊंची उड़ान देते हैं। ठीक है, और उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि ये पूरा अच्छा गाना गाया, सब मिल करके गाना गाया, लेकिन जो मुख्य गायक है उसी का सिर्फ नाम होता है, बाकी जो उसके सहायक में जो गाना गाया है, जो सहायक में उसके साथ दिया है, उसका नाम नहीं होता है। तो वो उन लोगों की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, चलो। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, तो देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, है ना। सेनानी ना होते हुए जो चश्मे वाला था, ठीक है, जो लंगड़ा था, जो कैप्टन था, ठीक है, वो कैप्टन नहीं था, लेकिन कैप्टन ना होते हुए भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। तो जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए, ठीक है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जो भी लिए, उनका भरपूर सम्मान करता था। यह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था, है ना। जो नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं था, उसे बार बार बदल करके अपनी देश का जो भावना है उसको वहां पे प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था। मतलब उसके अंदर जो है ना, देश प्रेमी इतना ज़्यादा था जितना एक फौज को होता है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी को होता, उतना ज़्यादा उसमें भरा था। इसीलिए लोग उसे क्या बोलते थे? चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे। इसी कारण से उसे लोग कैप्टन कहते थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ठीक है, तो भगत की जो पुत्र वधू थी, जो उसकी बहू थी, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो देखिए, भगत का बेटा जो था, उनकी मृत्यु हो चुका था। ठीक है, और भगत जी जो थे काफ़ी वृद्ध हो गए थे, यानी वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे, है ना। और वो अपने भक्ति में ही वो लीन रहते थे। ठीक है, और उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो पुत्र जो बहू थी, वो सोचती थी कि हम इन्हें अकेले कैसे छोड़ दें। ठीक है, उनका भगत जी का कहना था कि जाओ आप शादी कर लो, है ना। जो बहू को बोलते हैं, जाओ आप शादी कर लो, नए दूसरे से शादी कर लो कहीं, है ना, किसी अच्छे लड़के को देख करके शादी कर लो। लेकिन पुत्र वधू ऐसा नहीं चाहते थे, उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अपने, अगर हम लोग अपने कहें यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, ससुर को, अपने ससुर को नहीं छोड़कर देना जाना चाहते थे। देखिए क्या है, भगत की पुत्र वधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। ठीक है, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार का कोई भी रुचि नहीं है। अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान तनिक भी नहीं देते। इसलिए वह सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। इसलिए देखो, पुत्र वधू जानती थी कि उनके जो बेटा है वो मर चुका है, और मर चुका है तो वो बूढ़े भी हैं, है ना, मर चुका है, और भगत जी है बूढ़े और वो भक्त है, और संसार से उनको कोई मतलब नहीं, वो अपने खाने पीने तक भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो अपने भक्ति में ही लीन रहते थे, है ना। इसीलिए वो सारे चीज़ों को देख करके उनके जो बहू है, पुत्र वधू, वो क्या है, उनकी चरणों की छाया में ही दिन बिताना चाहती थी, और वह उनके लिए भोजन और दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी। ठीक है, दवा का करे भाई, ठीक है, दारू का भी करना चाहती थी। मतलब कहने का मतलब है, ठीक है, कि वो उनके लिए भोजन बनाना चाहते थे, उनका देखभाल करना चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा जाता है? ठीक है, देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को काशी का नायाब हीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर से गहरा लगाव रखते थे, है ना। वो क्या करते थे, काशी के बाबा जो विश्वनाथ मंदिर से गहरा लगाव रखते थे, और उन्होंने वही शहनाई बजाकर उस्ताद का तमगा हासिल किया था। इसीलिए वहाँ के बिस्मिल्लाह खां जो थे, बिस्मिल्लाह खां को काशी का नायाब का हीरा कहा जाता था, है ना, शहनाई का वादक भी कहा जाता था।
जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई? देखिए आउट ऑफ सिलेबस है मेरे बच्चा, ठीक है, लेकिन आप लोग अगर उत्तर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस है, इसको आप नहीं पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखिए मॉडल पेपर में आउट ऑफ सिलेबस 2-3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, वैसे आप लोग का फाइनल में नहीं आएगा, ये बात याद रखेंगे। गंतोक को मेहनत कश का बादशाह का शहर क्यों कहा गया है? तो मेहनत कश का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाले। मेहनत कश का अर्थ क्या होता है? कड़ी मेहनत करने वाले। और बादशाह का अर्थ होता है मन की मर्जी के मालिक, ठीक है। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थितियाँ बड़ी कठिन है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो गंतोक है एक पर्वतीय स्थल है और यहाँ पे जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है बहुत ही, यहाँ की स्थिति जो है, सिचुएशन है बहुत ही ख़राब है। और वहाँ के जो लोग रहते हैं, वो अपनी ज़रूरतों को बहुत ही मेहनत से पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं हैं। यहाँ के लोग जो है ना, इस मेहनत से नहीं घबराते। ऐसी कठिनाइयों के बीच भी वो क्या रहते हैं? मस्त रहते हैं, ठीक है, मस्त मगन रहते हैं। इसलिए घंटे को मेहनत, अच्छा घंटे बोल दिए यहाँ पे, इसलिए गंतोक को, है ना, गंतोक को, यहाँ गंतोक होना चाहिए, इसलिए गंतोक को मेहनत कश का बादशाह का शहर कहा गया है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लें। तो ये था ये बच्चों आप लोग का। इसके बाद देखिए यहाँ पर खंड घा से आ जाता है। गा तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से खंड घा आता है, ठीक है। और इसमें देखिए आप लोग का 5-5 नंबर का प्रश्न है और आप लोग को 4 ही प्रश्न करना है। 6 प्रश्न दिया रहेगा लेकिन आपको 4 प्रश्न को करना है। आप अपने अनुसार जो भी प्रश्न अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो देखिए 47 में आप लोग को क्वेश्चन क्या दिया है कि आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, ठीक है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखना है। तो पत्र कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। नगर निगम को जब भी लिखना रहे तो देखिए कैसे लिखेंगे? सेवा में नगर आयुक्त। क्या लिखेंगे? सेवा में नगर आयुक्त, नगर निगम। नगर निगम का जो अभी आपका नाम है, ठीक है, नगर निगम हजारीबाग, नगर निगम रांची, नगर निगम, जहाँ पे भी आप लोग है ना वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद विषय लिखना है कि आप आखिर जो पत्र लिख रहे हैं भाई, ठीक है, वो किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है, इसका विषय क्या है? तो हमारे मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग जाने के संबंध में, ये लिख देना। उसके बाद लिखना महोदय या महोदया, ठीक है, महोदय या महोदय लिखना, ठीक है। निवेदन है कि मैं, जो भी आपका नाम होगा ये लिख लेना, आपका पता लिख लेना, ऐसा लिखना, निवेदन है कि मैं राम कांटी टोला का निवासी हूं और अपने मोहल्ले का नाम यहाँ लिख देना, ठीक है। मोहल्ले का नाम टुड्डू है, जो भी हम इमेजिन काल्पनिक ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग कुछ भी लिख लेना। मैं गंदगी के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है। हमारे मोहल्ले में कूड़े का अंबार लग गया है जिससे आसपास के वातावरण में दुर्गंध फैल रही है और बीमारियों फैलने का खतरा बढ़ गया है ना। अतः आपसे अनुरोध है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं या करती हूं कि आप इस समस्या का तत्काल ध्यान दें और हमारे मोहल्ले के कूड़े का निस्तारण करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ये आप लोग लिख लेंगे मैटर में। अब उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे भावोदय, यानी कि भावदीय। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे पता लिख देना, ठीक है, जहाँ से आप लिख रहे हो। आपका जो संपर्क नंबर है वो लिख दीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा। बस आप लोग का लेटर कंप्लीट। कुछ हार्ड है नहीं है, ठीक है। मैं क्या बताया फिर से एक बार बोल देता हूँ। सबसे पहले सेवा में नगर आयुक्त, नगर निगम, और उसके बाद विषय लिख दीजिएगा, फिर महोदय, फिर जो आपका मैटर है वो आप मैटर लिख देना यहाँ पर, ठीक है। निवेदन है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ और हमारे क्षेत्र में क्या हुआ है, कूड़े का अंबार लग गया है, इसीलिए और दुर्गंध के कारण क्या हो रही है, बीमारियाँ फैल रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस समस्या का तत्काल ध्यान में लें और इनकी साफ सफाई करवाएं। ये चीज़ लिख देंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो है नहीं, बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 48 नंबर में कि साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों के विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए यहाँ विज्ञापन तैयार करना है, एडवर्टाइजमेंट। आप कैसे करोगे? अगर मान लो आपको साबुन आप बना रहे हो, ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे मार्केट में? तो सबसे पहले आपको ऐसा चीज़ लिखना है कि तुरंत अट्रैक्ट करे बच्चा, है ना, बच्चा क्या, सारे लोग, है ना, जितने उपभोक्ता है वो क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो क्या लिखेंगे? चमकदार त्वचा का राज, चमकदार त्वचा का राज। हमारा नया साबुन आपकी त्वचा को प्राकृतिक तत्वों से पोषण देगा और उसे चमकदार बनाएगा। इसमें मौजूद तत्वों के नाम जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा आपकी त्वचा को मुलायम और कोमल बनाएंगे। आज ही आजमाएं और महसूस करें फर्क, है ना। चमकदार तत्व, स्वस्थ तत्व और चमकदार त्वचा, स्वस्थ त्वचा, प्राकृतिक उपचार, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, एक एडवर्टाइजमेंट करोगे, है ना। 50 शब्दों में हम लोगों को लिखने बोल रहा था, लिख दिए हम लोग। क्लियर है? ऐसे आप लोग भी लिख सकते हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है?
ठीक है। तो देखिए, माता का आंचल में लेखक ने अपने बचपन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की है। क्या किया है कि लेखक ने बताया कि किस प्रकार छुटपन में उसे अपने माता पिता का अपार स्नेह मिला। छुटपन यानी कि बचपन में, है ना। पिता ने भरपूर स्नेह दिया। स्नेह का मतलब होता है प्यार देना, जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ठीक है। वे आरंभ से अनज मित्र के भांति रहे। माँ ने उस पर असीम ममता लुआई, ठीक है। और उसने बचपन के सगे साथियों के साथ मनचाही शरारती की और अटखेलियाँ की, मनोविनोद किया। वे नंग धड़ंग होकर खेले कूदे और मस्ती से भरपूर जीवन जिए, और उसने उनके लिए हर काम मानो एक क्रीड़ा थी, ठीक है। क्रीड़ा मतलब होता है खेल, है ना, क्रीड़ा थी, खेल थी। तो ये माँ का आंचल में बचपन का जो तस्वीर जो लेखक ने लिखा है, इस तरीके से लिखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, जितेंद्र नागरे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड का क्या गुण होते हैं। तो जितेंद्र नार्गे जो है लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था, ठीक है। और वह नेपाल से कुछ दिन ही पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, ठीक है। नेपाल और सिक्किम का जो था ड्राइवर, उसको अच्छा जानकारी था। वह क्षेत्र से सुपरिचित था, मतलब वहाँ के जो क्षेत्र था नेपाल सिक्किम, उससे बहुत ही ज़्यादा परिचित था। उसमें प्रायः गाइड होने के वे सभी गुण थे जो एक कुशल गाइड में होते हैं, ठीक है। वो ड्राइवर भी था और एक गार्ड की तरह भी था, गाइड के भी तरह था, और उसमें वो सभी गुण थे, ठीक है। तो कौन कौन से गुण यहाँ देख लीजिए कि एक कुशल गाइड के जो है क्या क्या गुण हो सकता है। तो पहला हो सकता है कि एक कुशल गाइड को अपने स्थान की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। एक कुशल गाइड को क्या होना चाहिए, एक अपने स्थान को पूर्ण जानकारी होना चाहिए, वहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, मौसम और वहाँ के लोग के जीवन भी वह नार्गे में सम्यक रूप से थी, ठीक है। और जीवन की भी जो सब, ठीक है। तो ये जो है नार्गे में जो था ये सारा चीज़ था, है ना। वहाँ की जो पूर्ण जानकारी था भाई, वहाँ की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति भी पता था, वहाँ के मौसम के बारे में पता था, और वहाँ के लोगों के जीवन के बारे में पता था। ये नार्गे में जो था ना सम्यक रूप से थी, मतलब सभी चीज़ें थी, सभी गुण थी। आगे बढ़ते हैं, क्या है दूसरा नंबर कि वह गाइड होने के साथ साथ ड्राइवर भी था, है ना। वो गाइड होने के साथ साथ भी क्या था, ड्राइवर था। उसे कब कहाँ जाना है इसके लिए उसे कुछ सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है। वो गाइड होने के साथ साथ क्या था, वो ड्राइवर भी था, और उसे कब कहाँ जाना है उसके लिए जो है कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब देखिए 51 नंबर, 2 सवाल और बच्चे में फटाफट कर लेते हैं। क्या लिखा है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय में लगभग 150 शब्द में आपको क्या करना है, निबंध को लिखना है। तो हम यहाँ पे देखिए का नंबर में दिया हुआ है विज्ञान, अभिशाप या वरदान, ठीक है। तो इसमें संकेत क्या क्या दिया, बिंदु, प्रस्तावना। संकेत बिंदु क्या क्या है, प्रस्तावना लिखना पहले, उसके बाद महत्व एवं प्रभाव लिख देना, फिर वरदान लिख देना, उसके बाद अभिशाप और दृष्टिकोण और उपसंहार लिखना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। विज्ञान ने हमें अनेक आश्चर्यजनक चीज़ें दी है। बिल्कुल, विज्ञान हमें क्या किया है, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें दिया है। आज हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, कार, हवाई जहाज आदि का उपयोग करते हैं। इन सब के पीछे क्या है, विज्ञान का ही हाथ है ना। विज्ञान के कारण ही हमें क्या है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, हवाई जहाज सारी चीज़ें मिली है। विज्ञान ने चिकित्सक के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है, और कई गंभीर बीमारियों का भी इलाज अब संभव हो गया है ना। अब इसका देखिए क्या है, वरदान के रूप में विज्ञान आखिर क्या है, ठीक है। वरदान के रूप में मतलब कि क्या फ़ायदा है इसका, क्या महत्व है, ये बताना है। तो देखिए चिकित्सा में अगर हम देखें, ठीक है, डॉक्टर लाइन में देखें, तो विज्ञान ने कई जानलेवा बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है, ठीक है, निकाला। वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स और सर्जरी जैसे चिकित्सा तकनीकों ने लाखों की जान बचाई है, ठीक है। तो विज्ञान क्या है कि नए नए जितने भी बीमारियां आ रही हैं उनका जो है वैक्सीन निकाल दिया, उनके एंटीबायोटिक्स निकाल दिया है, सर्जरी निकाल दिया है। तो ये एक क्या है, वरदान का रूप है। उसके बाद देखिए विज्ञान ने कृषि उत्पादन को भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैसे, उर्वरक अभी एक से एक आ गया है ना, कीटनाशक दवा आ गया, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक खाद्य उत्पादन में वृद्धि की है ना, सिंचाई के लिए आधुनिक आ गया है। और उसके बाद अभी कटाई, अभी आप लोग देखे होंगे कि धान की कटाई होगा तो वहाँ पे कितना बड़ा बड़ा मशीन आया और आप लोग का चंद सेकेंडों में धान और चावल निकाला कि नहीं निकाला। तो ये भी क्या है, विज्ञान के कारण ही हुआ है, ठीक है, साइंस के कारण ही हुआ है।
संचार में भी फायदा हुआ है भाई, ठीक है। संचार में भी विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया से लोगों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, जोड़ा जा रहा है, एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये तीनों अगर देखें तो वरदान है। और भी बहुत सारे आप चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में क्या फ़ायदा हुआ है, सामाजिक क्षेत्र में क्या फ़ायदा हुआ है, संचार हुआ है ना, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अभिशाप के रूप में यानी कि विज्ञान से क्या हानि हुआ है ये बता रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है भाई, सामाजिक समस्या हो रही है, स्वास्थ्य समस्या हो रही है ना। आप लिख सकते हैं विज्ञान में अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ना। विज्ञान के कारण क्या हो रहा है, विज्ञान देखिए साइंस के कारण क्या हो रहा है, उद्योग, फैक्ट्री वगैरह बहुत सारे नई नई चीज़ें खुल रही हैं, है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कचरे का निपटान जैसी समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे लिख देंगे आप लोग। देखो कोशिश करना है अपने शब्दों में लिखना, आप पॉइंट को खाली ध्यान रखो ना। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। दूसरा सामाजिक समस्या, सामाजिक समस्या कैसे हो रहा है, तो सोशल मीडिया और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक संबंध कमजोर हो रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक है। आज हमारे घर में 4 आदमी बैठे रहते हैं तो हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, फ्री फायर है, पबजी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, सामाजिक समस्या भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। आज पति पत्नी सही से बात नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि बस मोबाइल। भाई पत्नी उधर है एक साइड में मोबाइल यूज कर रही, पति इधर अलग मोबाइल कर रहा है, उधर माँ अलग कर रहे हैं, उधर पापा अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि संबंध टूट रहा है, यहाँ पर एक तरीके से संबंध कमजोर हो रहा है। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य समस्या भी हो रहा है। प्रदूषण, स्वास्थ्य कर, खान पान के कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही है। तो ये सब क्या है, हमारा नुकसान है ना, ये सब हमारा एक अभिशाप है एक तरीके से विज्ञान का। अब दृष्टिकोण बोला था, तो विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है, इसका उपयोग हम अच्छे या बुरे दोनों तरीके से कर सकते हैं, है ना। जैसा दृष्टिकोण वैसा आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी फोन से आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये एक तरीके से सकारात्मक चीज़ कर रहे हो, सही चीज़ कर रहे हो आप लोग, इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप इसी चीज़ से क्या करोगे, फ्री फायर खेलोगे, ठीक है, FF खेलोगे, पबजी खेलोगे, गेम पड़े रहोगे, रील्स स्क्रॉल करते रहोगे, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहोगे, तो ये सब क्या होगा, तो जैसा दृष्टिकोण वैसा आप लोग को विज्ञान का प्रभाव दिखने को मिलेगा। उपसंहार में क्या लिखेंगे हम, विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, और यह सब हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। उपसंहार में लिख दिया। तो इस तरीके से आपका विज्ञान और वरदान अभिशाप आपने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद एक और जो पूछा था आपका, झारखंड की प्राकृतिक सुषमा, इसके बारे में लिखने बोल रहा था। इसको आप लोग अगर जो है अपने से लिख लीजिएगा, है ना। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अब देखिए यहाँ 52 नंबर सवाल है, क्या बोला, किसी एक भाव का भाव स्पष्ट करें। तो यहाँ पे 2 भाव दिया हुआ है ना, मतलब कि 2 कविता दिया गया है। कौन कौन सा, देखिए का नंबर और खा नंबर, 2 कविता दिया गया है। इसमें आप लोग को किसी एक का भाव स्पष्ट करना है, तो मैं दोनों यहाँ पे कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। पहला नंबर का देख सकते हैं, यह पंक्ति पहले पढ़ तो ले भाई, है ना। क्या बोला कि चिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट्टमानी, पुनी पुनी मोही दिखाओ कठारू, चाहत उड़ावन फुकी पहारू। देखिए अब इसका क्या है भाव समझो। यह पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है और इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी को उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि इसका भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम जी से व्यंग करते हुए कहते हैं, हे मुनि, आप महान योद्धा होने से अहंकार करते हैं, बार बार मुझे अपना कुठार दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग का क्या हो गया, इसका भाव हो गया। इसके बाद दूसरा वाला जो बोला था, इसका भी भाव समझ लो आप लोग। क्या है, यश है शान वैभव, मान है ना शर्माया, जितना ही दिड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता की शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अब देखिए अब इसका भाव क्या है समझिए। यह दोहा हमें जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सत्यों की ओर ले जाता है। इसका भाव यह है कि यश, वैभव और मान सम्मान सभी नश्वर हैं, ठीक है। इन्हें पाने के लिए जितना अधिक प्रयास किया जाता है उतना ही अधिक मोह बढ़ता जाता है। तो इसका भाव है, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। और ये हमने आज क्या किया कि हिंदी का सारा सब्जेक्टिव सवाल का उत्तर आप लोगों को हम करा दिए, ठीक है। हिंदी का सभी सब्जेक्टिव सवाल का आप लोगों को, है ना, सब्जेक्टिव सवाल का उत्तर करवा दिए। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे मेरे बच्चे, ठीक है। और सभी का आप लोग का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर करा दिया गया है, आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।